नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग टॉप 10 में। ट्रेनें डूब रही हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे जमीन बह गई है, करीब 7 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इंसान तो दूर, जानवर भी इस प्रलय से बच नहीं पा रहे। असम इज फ्लडिंग। बात सिर्फ असम की नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट की है। बात भारत के उन 4.5 करोड़ लोगों की है जो इस देश का अभिन्न अंग है। ये भारत के उस भाग की है जो एक छोटे से कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जो है सिलीगुड़ी। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए असम एक बॉटलनेक है। सारी सप्लाईज जो वहां जाती हैं उन्हें असम होकर ही जाना पड़ता है। आज इस फ्लड के कारण नॉर्थ ईस्ट का पूरा सप्लाई चेन टूट चुका है और असम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम में है। पिछले कुछ दिनों से असम में बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है। इससे राज्य के 20 जिलों में 35 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 13.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आज हम इस वीडियो से समझेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स जिसके कारण असम में फ्लड आती है और उसे कैसे रोका जा सकता है। फ्लड के नेचुरल और मैन मेड रीजंस क्या हैं और इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन तिब्बत से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है। जब यह नदी तिब्बत से निकलती है तो इसका फ्लो काफी तेज होता है। तिब्बत असम से काफी ऊंचाई पर है। इसका फ्लो इतना तेज होता है कि यह मिट्टी और चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी के तटों के कटाव के कारण इस घाटी की चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर हो गई है। रास्ते में 50 से ज्यादा सहायक नदियां इसमें मिलती हैं और ये फ्लड का कारण बनती हैं। नेशनल फ्लड कमीशन के अकॉर्डिंग लगभग असम का 40% एरिया फ्लड प्रोन एरिया है, जो कि पूरे भारत का लगभग 10% है। मेघालय में पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है और सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट के मामले भी यहीं मिलते हैं। चूंकि मेघालय भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, सो सारा पानी यहाँ से भी असम में आकर ब्रह्मपुत्र में मिलता है और इससे ब्रह्मपुत्र का जल स्तर काफी बढ़ जाता है। असम घाटी एक यू आकार की घाटी है। इससे आसपास के सभी क्षेत्रों से पानी की निकासी का मार्ग केवल असम से ही होकर जाता है, जो असम में आने वाली बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है। असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य क्षेत्र मुख्यतः हाई लैंडस्लाइड जोन में आते हैं, जो भूकंप का कारण भी बनते हैं। लैंडस्लाइड और भूकंप के कारण नदियों के तल में सिल्ट के जमाव से नदियों का तल ऊंचा हो जाता है, जिससे नदियों में जल बहाव की क्षमता कम हो जाती है और वो फैलाव की तरफ आगे बढ़ती है। असम की नदियों के हाई एल्टीट्यूड एरिया में अनेक डैम्स का निर्माण किया गया है। चीन द्वारा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ डैम्स बनाए गए हैं। इन डैम्स के जल की इरेगुलर सप्लाईज और रिलीजेस के कारण मैदानी भागों में बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एरिया और वाटर पासेस जोन में इंक्रोचमेंट भी राज्य में बाढ़ का कारण बन गई है। वेटलैंड्स एक्स्ट्रा पानी की मात्रा को एब्सॉर्ब कर लेती थी, लेकिन इनकी कम होती संख्या ने बाढ़ की प्रभाविता को और बढ़ा दिया है। बाढ़ के समय राज्य में जानवरों की मृत्यु संख्या तथा शिकार की गतिविधियों में भी काफी वृद्धि देखी जाती है। तटीय कटाव के कारण प्रतिवर्ष लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है। इससे भविष्य में कृषि क्षेत्रों के खराब होने की भी संभावना काफी बढ़ गई है और इसका खतरा आगे भी बना रहेगा। सरकार और संबंधित एजेंसियों को डैम बनाने की मौजूदा नीति में समीक्षा करने की जरूरत है। इसके अलावा रुकी हुई परियोजनाओं को भी कंप्लीट करने की दिशा में कार्य होना चाहिए। इसमें वृक्षारोपण एक मुख्य जरूरत है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डैम्स का निर्माण होना चाहिए और वाटर कंजर्वेशन प्रणालियों तथा जन भागीदारी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा चीन, भूटान तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ रिवर वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड आंकड़ों या रिकॉर्ड्स को साझा करने की जरूरत है, ताकि हम सबको एक दूसरे के फायदे और नुकसान का पता चलता रहे। एक दूसरे के लिए वाटर मैनेजमेंट के अनुरूप कार्य करने की भी जरूरत है, नहीं तो ये खतरा हमेशा हम सब के लिए बना रहेगा और जान माल की हानि भी हमेशा की तरह होती ही रहेगी। आइए हम लोग मिलकर प्रे करते हैं अपने असम के भाई और बहनों के लिए और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आगे ऐसी स्थिति देखने को न मिले और उन्हें ये बताने की भी जरूरत है कि इस कठिन परिस्थिति में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि हम उनके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।
थैंक यू।